आगे बढ़ते हैं। देवभूमि में लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ लिए गए फैसले के बाद सीएम धामी पहली बार रुद्रपुर पहुंचे और इस दौरान रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने उन्हें सम्मानित किया। सीएम धामी ने रुद्रपुर की पुलिस लाइन में मॉडर्न इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धर्म के नाम पर उत्तराखंड में जहां जहां सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया गया है उनको हटाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर जो हमारी धार्मिक संस्कृति है, हमारा धर्म है, अध्यात्म है, वो बना रहे, उसके लिए अतिक्रमण, अवैध कब्जेदारी, सरकारी जो ज़मीनों पर कब्जे हैं, उन सबको एक अभियान के रूप में हम लोगों ने लिया है। उसको अभियान के रूप में हटाएंगे। और उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है, सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं और किसी प्रकार का कोई यहाँ पर मतभेद नहीं है, किसी प्रकार का भेद नहीं है। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजारों को तोड़ा जा रहा है और इसी कड़ी में देहरादून में प्रशासन ने कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर बनाई गई कई मजारों को तोड़ दिया गया है। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में अवैध रूप से बनाई गई मजारों पर जेसीबी चली है। बताया यह जा रहा है कि यहां कई मजारों को तोड़ा गया है। हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, कितनी मजारों पर कार्रवाई हुई है? राजेंद्र, देखिए करीब 2 महीने से धामी सरकार का जो अवैध अतिक्रमण है, और चाहे वो सरकारी भूमि पर हो या फिर वन भूमि पर हो, जो अतिक्रमण है, खासकर उसमें मजारे हैं, मंदिर है, उनको तोड़ने का काम जारी है। और करीब विकास नगर की अगर बात करें तो विकास नगर में भी बड़ी संख्या में मजारों को तोड़ा गया है। कुछ छोटे मंदिर हैं वो जो अवैध रूप से बने हुए थे, उनको तोड़ा गया है। और कल की ये देहरादून के प्रेमनगर में बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के माध्यम से हुई है। करीब 1 दर्जन ऐसी मजारे थी जो अवैध रूप से जिनको बताया गया था, उस पर धामी सरकार का बुलडोजर चला है। और पूरे उत्तराखंड में अभी धामी सरकार ने तमाम जो अतिक्रमण हुए हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। विकास नगर हो, रामनगर हो या फिर प्रेमनगर, तमाम अलग अलग ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अवैध रूप से सरकारी भूमि या वन भूमि पर अवैध कब्जे थे, अतिक्रमण था, उसको हटाने का क्रम जारी है। जिसके चलते कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से कल देहरादून के प्रेमनगर में करीब 12 से ऐसी ज्यादा मजारे हैं जिनको ध्वस्त किया गया है, जिन पर बुलडोजर चला है। और साफ तौर पर शासन के अधिकारियों का कहना है कि जहां पर भी अवैध रूप से जो अतिक्रमण हुआ है, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मजार हो, उनको हटाने का क्रम जारी है। लेकिन जो अग्रिम जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी, और जिसके चलते तमाम उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में मजारों और छोटे मंदिरों पर कार्रवाई की जा रही है। जिसके चलते कल प्रेमनगर के इलाकों में अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस और जिला प्रशासन की टीमों के माध्यम से जो अवैध रूप से मजारे थी उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। राजेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका विनोद। इधर केदारनाथ हाईवे कई जगहों पर खस्ता हाल है, जिस वजह से यात्रियों को आवाजाही में समस्या हो रही है। हाईवे पर धूल उड़ रही है और इस वजह से यहां से सफर करने वाले तीर्थयात्री परेशान हैं। केदारनाथ हाईवे पर उड़ रही धूल की वजह से चारधाम यात्रियों का सफर करना मुश्किल हो गया है। रुद्रप्रयाग से लेकर सोनप्रयाग तक केदारनाथ हाईवे कई जगह खस्ता हाल है, जिससे 3 घंटे का सफर तय करने में 5 घंटे से अधिक का समय लग रहा है। हाईवे पर कई जगह गड्ढे हैं जिनसे धूल उड़ रही है। ऐसे में चारधाम यात्री बेहद परेशान हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा पे आने वाले तीर्थ यात्रियों को जहां बर्फबारी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं केदारनाथ हाईवे पे उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम केदारनाथ हाईवे के काकड़ा घाट से कुछ ही दूरी पर हैं। आप देख सकते हैं हाईवे की स्थिति किस तरीके से बनी हुई है। हाईवे पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऊपरी पहाड़ी पे इतना डेंजर जोन है कि यहाँ पर कभी भी बरसात, जब हल्की बरसात होती है तो यहाँ पर पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद जाम की स्थिति यहाँ पे पैदा हो जाती है। कुंड से गुप्तकाशी और कुंड से कारागार के बीच केदारनाथ हाईवे की स्थिति बदहाल है। कई जगह पर हाईवे की हालत ऐसी हो गई है कि मानो कोई कच्चा रास्ता हो। इन जगह से तीर्थ यात्रियों के वाहन हिचकोले खाकर आगे बढ़ रहे हैं। राजमार्ग इतना सकरा है
कि यहाँ पर 2 वाहनों का गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जो तीर्थ यात्री हैं वो खासे परेशान हैं और हिचकोले खाकर कह सकते हैं कि दिक्कतों का सामना करके उन्हें यात्रा करनी पड़ रही है। तो हमारी भी यह गुजारिश एनएच विभाग से है कि अभी भी समय रहते अगर एनएच विभाग के जो ऐसे खस्ताहाल जगह पॉइंट हैं, जो वीक पॉइंट है, उनका ट्रीटमेंट किया जाए या फिर ऐसी जगहों पर डामरीकरण या गड्ढों को भरा जाए तो तीर्थ यात्रियों को कुछ राहत मिल सकती है। यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन की तरफ से यात्रा मार्ग दुरुस्त करने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए थे, मगर अधिकारियों के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं चार धाम यात्रा से जुड़ी खबरों की। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर दूसरे जिलों के घोड़ा खच्चर को काम नहीं मिलने पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर घोड़ा खच्चर संचालकों ने गुरुवार को हाईवे पर जाम लगा दिया। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर संचालन की परमिशन न मिलने पर घोड़ा खच्चर मालिक आक्रोश में है। ये तस्वीरें गुरुवार की हैं जब घोड़ा खच्चर मालिकों ने हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा कर दिया। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर इस बार रुद्रप्रयाग जिले के अलावा दूसरे किसी जिले के घोड़ा खच्चर मालिकों को यात्रियों को ले जाने की परमिशन नहीं मिली है। जब हम लाइन पे लगते हैं तो लाइन पे 1 इंच भी लाइन नहीं खिसकती है। ये अंदर किसका लेसन बना रहे हैं? इस बात का जवाब हमें चाहिए। किसका लेसन बन रहा है अंदर? जब हम 4 दिन से खिसक ही नहीं रहे, 4 बंदे जो बाहर लाइन पे लगे हैं, 4 बंदों का बन रहा, उसके बाद बन ही नहीं रहा, बोले नहीं बन रहा है। घोड़ा खच्चर मालिकों का कहना है कि वो सालों से केदारनाथ यात्रा पर रोजगार करते आ रहे हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान उन्हें जो इनकम होती है उसी से उनके घर की रोजी रोटी चलती है, मगर इस बार प्रशासन के फैसले ने उन्हें परेशानी में डाल दिया है। जो हमारे घोड़ा खच्चर यूनियन है, चमोली वाले मना कर रहे हैं। चमोली और टिहरी ये मना कर रहे हैं, जिसका बोले लेसन पूरे होगा। जिनको भी लेसन बनाया ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है। कब से यहाँ पे आप? मेरे सवाल है, अगर 5100 गवर्नमेंट ने इशू किए थे लाइसेंस, तो उसमें सबसे ज्यादा रुपया के कैसे बने और जिलों को भी तो बनना चाहिए था। इस बार केदारनाथ धाम यात्रा पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्रियों के अलावा सामान ढोने के लिए सिर्फ रुद्रप्रयाग जिले के 5000 घोड़े खच्चरों को अनुमति मिली है। पिछले साल तक उत्तराखंड के दूसरे जिले के घोड़ा खच्चर भी पैदल मार्ग पर संचालित होते थे, लेकिन इस बार उनके संचालन पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में दूसरे जिले से ताल्लुक रखने वाले हजारों घोड़ा खच्चर संचालक बेरोजगार हो गए हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। आक्रोश आपने देखा, जो दूसरे जिलों से आने वाले लोग हैं और लाइनों में लगे हुए हैं, उनके अंदर कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है, ये आप देख सकते हैं। घोड़ा खच्चर के काम नहीं मिलने पर यह बढ़ता ही चला जा रहा है और इसी को लेकर घोड़ा खच्चर संचालकों ने गुरुवार को हाईवे पर जाम लगा दिया और उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। केदार मार्ग पर संचालन की इजाजत चाहते हैं, इजाजत नहीं मिली है, दूसरे जिलों से हैं, इसलिए भी इनके अंदर काफी गुस्सा है, काफी आक्रोश है और जाम आप देख लीजिए जो इन्होंने गुरुवार को हाईवे पर लगाया था। हमारे संवाददाता रोहित डिमरी फोन लाइन पर हैं, वो ताजा स्थिति बयान करेंगे वहां की। रोहित, क्या अभी भी स्थितियां वैसी ही हैं कल जैसी? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, केदारनाथ धाम की बात करेंगे तो जगह जगह यात्रा पड़ावों पे अव्यवस्थाएं फैली होने के चलते जो व्यापारी हैं खासे आक्रोशित हैं और उन्होंने कल कह सकते हैं कि आज की चक्काजाम की बात भी की थी, लेकिन कल देर साय प्रशासन के मनाने के बाद उन्होंने अपना चक्काजाम स्थगित कर दिया है। भले ही अव्यवस्थाएं केदारनाथ धाम में काफी फैली हुई है। कह सकते हैं कि घोड़ा पड़ाव से लेकर केदारनाथ धाम तक गर्म पानी की बात प्रशासन की ओर से की गई थी, वह भी नहीं की गई। इसके अलावा जो घोड़े खच्चर लोग उत्तरकाशी अन्य जनपदों से आए हैं उनके भी पंजीकरण नहीं किए जा रहे हैं, जिस कारण उनमें भी आक्रोश बना हुआ है। वे कल भी धरने पे बैठे हुए थे। आज प्रशासन के मनाने के बाद वे फिर से मान गए हैं। हर कुछ समय 2 से 3 दिन का समय उनको भी दिया गया है कि वे भी उनको भी पंजीकरण किया जाएगा। पर लेकिन अब देखने वाली बात होगी जो प्रशासन व्यापारियों के साथ जो आश्वासन दिए गए हैं, घोड़े खच्चर स्वामी को आश्वासन दिए गए, उन पर कितना अमल हो पाता है और साथ ही यात्रा पड़ाव जो अव्यवस्थाएं अभी भी फैली हुई है उनको कितना दुरुस्त किया जाता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका रोहित। प्रशासन के आश्वासन के बाद अभी फिलहाल मामला शांत है, लेकिन इंतजार इन घोड़ा खच्चर मालिकों को इस बात का है कि उनकी मांगे पूरी की जाए।
इधर केदारनाथ धाम की यात्रा पर इस बार कितने ही घोड़ा खच्चर चालकों को रोजगार नहीं मिल पाया है, इस वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। इस बार प्रशासन ने यात्रा शुरू होने से पहले ही घोड़ा खच्चर संचालकों को पंजीकरण उनका करवाया था। जिन लोगों ने पंजीकरण करवाया है, सिर्फ वही यात्रा पर अपने घोड़ा खच्चरों का संचालन कर पा रहे हैं। और यहाँ पर हम बागेश्वर के रहने वाले हैं और हमारा जो है ईस्ट में जो है शासन प्रशासन ने कोई लाइसेंस नहीं बनवाया और 5 दिन से हम नदी के किनारे रहते रह रहे थे। शासन प्रशासन के पास गए तो उन्होंने कहा कि 5000 लाइसेंस बन गए यात्री वालों के और 5000 रुपये बन गए माल वालों के, अब कोई लाइसेंस बनने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है और काशीपुर की रागिनी दसोनी को 99.4% अंक मिले हैं। रागिनी दसोनी की सफलता से उनका परिवार बहुत खुश है। आईएएस बनना चाहती हैं रागिनी दसोनी और बड़ी कामयाबी उनकी 99.4% अंक 12वीं की परीक्षा में सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा में उन्होंने प्राप्त किए हैं। काशीपुर की है, उनका परिवार प्रसन्न है और वो खुद आईएएस बनना चाहती हैं भविष्य में। ये देखिए आप, खुशी का माहौल। My name Ragini Dasani है and I have scored 99.4% in my 12th boards and आगे मुझे IAS बनना है and उसी के एम से मैंने अभी तक भी पढ़ाई करी है and आगे भी ऐसे ही करते रहना है। रेगुलरली स्टडी रखनी है, डिलीजेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है एंड इसका पूरा श्रेय मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को जाता है एंड डेफिनेटली उन सभी को जाता है कि जिन सब ने मेरा पूरा साथ दिया है, मेरी हेल्प करी है। इसी बीच एक महत्वपूर्ण अपडेट। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एवलांश का अलर्ट जारी कर दिया है। बर्फबारी वाले इलाके में आ सकता है ये एवलांश और तापमान बढ़ने पर एवलांश आने का खतरा है। 4 धाम यात्रा मार्गों पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। फिर से एक बार बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तापमान बढ़ने पर एवलांश आने का खतरा है उन इलाकों में जहां पर बर्फबारी होती रही है। अब मौसम साफ हो रहा है और तापमान बढ़ रहे हैं तो जो बर्फ गिरी है वो एकदम पिघलना और निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा पीछे भी जो है 3 तारीख को जो था तो उसमें भी या 4 को भी थोड़ा बहुत जो केदारनाथ जी के रास्ते उसमें भी जो स्नो थे पिघल के काफ़ी निकली है और रास्ते बंद हुए हैं। इसी तरह मीडिया में आज भी रिपोर्ट है कि जो कल आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा कुछ एरिया में देखा गया है। तो जो स्नोफॉल अभी गिरी हैं जो इस 3-4 दिन की जो एक्टिविटी थी पीछे 30 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं वो सस्टेन तो करेगा नहीं, वो स्नो जो है जल्दी पिघलता है। इधर केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा में धांधली के मामले रुक नहीं रहे। अभी भी फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को टिकट दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। और आपको बताएं कि केदारनाथ हेली सेवा के लिए टिकट बुकिंग की जिम्मेदारी IRCTC को दी गई है। टिकटों में धांधली को लेकर नागरिक उड्डयन विभाग ने तय किया है कि जिस भी प्रदेश में एक ही जगह से बल्क में टिकट बुक किए जा रहे हैं उनकी जानकारी जुटाई जाएगी। फिलहाल ये जो नए सिस्टम में बुकिंग शुरू होने के बाद बल्क बुकिंग का जो विषय है उसमें तो अधिकांश जो है अंकुश लग गया है, मगर अभी भी जो है डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है। जो जितना जो डिमांड है बहुत अत्यधिक डिमांड है उस टिकट्स के लिए, तो कई लोग जो है अभी फेक वेबसाइट्स खोल करके उसके माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, या जो है टिकट्स बुक होने के बाद जो है उसको ज़्यादा रेट पे जो है बेचने का भी शिकायतें प्राप्त होती है। उस पर जो है पूरा पुलिस विभाग भी उसमें कार्रवाई करने के लिए जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इधर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर एक बार फिर से तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ने लगी है। गंगोत्री यात्रा पर महज एक ही दिन में 10,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक गंगोत्री धाम में 1,45,181 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उधर यमुनोत्री धाम में 1,29,938 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं और इस तरह से दोनों धामों में मिलाकर 2,75,000 यात्रियों ने अब तक दर्शन कर लिए। इधर एक तरफ आदि कैलाश की यात्रा पर पिथौरागढ़ से यात्रियों का जत्था रवाना किया गया और दूसरी ओर आदि कैलाश मार्ग पर बर्फ जमा होने की वजह से पहले और दूसरे जत्थे के यात्रियों को बगैर दर्शन ही वापस लौटना पड़ा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ पिथौरागढ़ से आदि कैलाश यात्रियों के तीसरे दल को रवाना किया गया और वहीं दूसरी ओर
जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें धारचूला में आदि कैलाश मार्ग की तस्वीर है। यहाँ रास्ते पर अभी भी करीब 6 फीट बर्फ जमी हुई है और इसमें से पहले और दूसरे दल के यात्रियों को बगैर आदि कैलाश दर्शनों के वापस लौटना पड़ा है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया और साथ साथ 138 सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदलने की भी शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चंपावत विधानसभा को आदर्श चंपावत बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहे हैं। काम हो रहा है और चूँकि हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि जो भी काम यहाँ पर होने उन सभी कामों को स्टेप बाय स्टेप संचालित किया जाए। कुछ व्यवहारिक रूप से दिक्कतें भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा दृढ़ संकल्प है कि सारी सुविधाएं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में हम आदर्श स्थिति की ओर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की और इस दौरान उन्होंने नैनीताल जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से विकास कामों की प्रगति का फीडबैक भी लिया। सीएम की बैठक में बगैर बुलाए पहुंचे हैं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला। किच्चा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। राजेश शुक्ला को मीटिंग हॉल में जाने से सुरक्षा कर्मियों ने रोका है और सीएम की बैठक में बार बार अंदर जाने की वो कोशिश भी करते रहे। किच्चा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को कैसे रोका गया वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सीएम की बैठक में बार बार वो अंदर जाने का प्रयास करते रहे, लेकिन सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकते रहे। और उत्तराखंड में लंपी वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। लंपी वायरस को लेकर बागेश्वर में भी पशुपालन विभाग चौकन्ना हो गया है। मवेशियों में लंपी वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पशुपालन विभाग का कहना है कि बागेश्वर जिले में अब तक 889 पशु इसकी चपेट में आ चुके हैं। इलाज के बाद 300 मवेशी ठीक भी हो चुके हैं। जहाँ पर छिटपुट केस निकल के आ रहे हैं तो वहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले जो भी अफेक्टेड एनिमल्स हैं उनको हम पूरी तरह से ट्रीट कर लें और थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि और नए केस तो वहाँ पर डेवलप नहीं हो रहे हैं, ताकि एक प्रॉपर हमारे पास आइडिया आ जाए। तो उसके बाद उन क्षेत्रों में भी हम वैक्सीनेशन कर लेंगे। फिलहाल वैक्सीनेशन का ये है कि जिन क्षेत्रों में अभी बीमारी का देखने में नहीं आया है तो उनमें हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। उधर लंपी वायरस की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग वैक्सीनेशन कर रहा है और अब तक 7,42,729 से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। इसके साथ साथ लंपी वायरस की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग ने 3 बड़े फैसले भी लिए हैं। 1 महीने के लिए दूसरे राज्यों से पशुओं का निर्यात बंद किया गया है। विभाग की जमीनों की लीज के लिए देना भी बंद कर दिया गया है और इसके अलावा पशुपालन विभाग में छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। 80,000 का भी हमारे पास और लगभग बफर स्टॉक मौजूद है। इसके साथ साथ हमने अफेक्टेड एरियाज़ में एडिशनल वैक्सीन की टीम्स गढ़वाल से डिप्लॉय करी हैं, जहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादातर ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है ये मक्खी और मच्छरों के द्वारा ही फैलाई जाती है। तो साफ़ सफाई रखने के लिए हम निवेदन कर रहे हैं कि जहाँ पे भी आपकी गाय हैं, भैंस हैं, कैटल है, उसको उस एरिया को साफ़ सफाई रखिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह IIT रुड़की पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नेशनल टेक्नोलॉजी डे कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी सहित कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने IIT के कामों की सराहना भी की। का जो मार्ग है, रुख है, जो वाइब्रेंसी है, ये हमको अवश्य ही विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र और आत्मनिर्भर भारत बनने की उस दिशा में लेके जा रही है। आई गिव माई कॉम्प्लीमेंट्स टू हर एक IITian और इस मौके पर मैं जितने भी IIT रुड़की के एलुमनी हैं उनको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ से विद्या ग्रहण करके, यहाँ से एजुकेशन प्राप्त करके पूरा दुनिया में योगदान दिया। इधर महाराष्ट्र के पिछले साल हुए सियासी घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल राजनीति के मैदान में आकर पार्टी के अंदरूनी या बाहरी विवाद को सुलझाने की भूमिका नहीं निभा सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि फ्लोर टेस्ट कराने का राज्यपाल का फैसला गलत था। इस मामले पर कोश्यारी का भी बयान सामने आया है। कोश्यारी ने कहा है कि उन्होंने उस समय वही फैसला लिया जो ठीक था।
भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मैं राज्यपाल पद से मुक्त हो चुका हूँ, 3 महीने हो चुके हैं और मैं राजनीतिक मसलों से अपने को बहुत दूर रखता हूँ। और जो मसला सुप्रीम कोर्ट में था, उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। उस निर्णय पर जो कानूनविद हैं वही अपनी राय व्यक्त करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं, चूँकि कानून का विद्यार्थी हूँ नहीं, मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूँ और विधायी परंपराएं जानता हूँ। उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए सोच समझ के लिए, और जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। लेकिन आपके अधिकार गलत थे ऐसे बताया सर कोर्ट ने। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है तो आप लोग का काम है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा गलत कहा उस पर व्याख्या करना, विवेचना करना, ये एनालिस्ट का काम है, ये मेरा काम नहीं है। उधर कांग्रेस ने भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने में कहीं न कहीं तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की बड़ी भूमिका थी। जो उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट आया था, उस संकट के बारे में अब सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो स्पष्ट रूप से इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने में कहीं ना कहीं तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की बड़ी भूमिका थी। भगत सिंह कोश्यारी जी ने जिस प्रकार से फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया, फ्लोर टेस्ट की स्थिति नहीं थी वहाँ पर। कुछ विधायक वहाँ से डरा के धमका कर केंद्र सरकार ने ईडी का, सीबीआई का तमाम डर और भय दिखा करके वहाँ के विधायकों को अगवा करवाया और अगवा करवाने के बाद वहाँ पर एक कृत्रिम संकट पैदा किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।